हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। बैंकिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है ये, और ये क्लास 12th के लिए है। अब बैंकिंग का पेपर बहुत ही क्लोज है, तो ये एक रिवीजन वीडियो रहेगी। रिवीजन वीडियो इसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर कर लूँगी और मैं आपको बताऊंगी इसमें से किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी। और मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं एमसीक्यूज और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसके बारे में बताऊंगी, इसी चैप्टर से रिलेटेड। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस आती रहेंगी। सो आपको क्या करना है, आपको बस ये पेज को सब्सक्राइब करना है और आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं कब कब कौन सी वीडियो डाल रही हूँ। ओके, आज हम करने वाले हैं यूनिट 1, बैंकिंग की एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक। इसमें हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे और समझेंगे कि होता क्या है। बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट कि जो भी मेरा जूम बैच अटेंड करना चाहते हैं फॉर ट्रम 2, उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैंकिंग के लिए। अगर आपको मेरी जूम क्लासेस अटेंड करनी है, मेरे जूम बैच में ज्वाइन करना है, तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं। आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अगर आप मेरी 3rd जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपको मेरा वो बैच ज्वाइन करना है फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर बैंकिंग फॉर ट्रम 2, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं पूरे चैप्टर समझाऊंगी फॉर ट्रम 2, एंड उसमें मैं टेस्ट सीरीज भी दूंगी आपको, और फुल जो एक जैसे एग्जाम होता है उसकी तरह एग्जाम्स के पेपर्स भी मैं लेने वाली हूँ उसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जाके रजिस्टर कर लीजिए बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर में बैंकिंग। तो बैंकिंग में हमारी जो भी बात होगी वो बैंकिंग से रिलेटेड ही होगी ऑब्वियसली। सो एंसिलरी सर्विसेज क्या होती हैं? बैंक जो है हमारा वो दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक होती है प्राइमरी सर्विसेज और दूसरी होती है एंसिलरी सर्विसेज। एंसिलरी प्राइमरी सर्विसेज क्या है? व्हाट आर द प्राइमरी सर्विसेज ऑफ बैंक? क्या होता है? डिपॉजिट करता है पैसा और लेंड करता है, उधार देता है और जमा करता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक। ठीक है, ये हमने 11th में पढ़े। अब 12th में हमारे एंसिलरी सर्विसेज आ गई। एंसिलरी सर्विसेज क्या है? अपार्ट फ्रॉम दीज प्राइमरी फंक्शंस, बैंक और भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है। लाइक कार्ड फैसिलिटी देता है, ई बैंकिंग देता है, लॉकर फैसिलिटी देता है, रेमिडियस फैसिलिटीज देता है, और ट्रांसफर फैसिलिटी, ऑनलाइन ट्रांसफर्स करते हो, ये भी तो एक फैसिलिटी है। तो ये सारी जो और तरीके की फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस फैसिलिटी है, ये सब फैसिलिटीज हमारी एंसिलरी सर्विसेज में आ जाती है। एंसिलरी सर्विसेज को हम सपोर्टिव सर्विसेज भी की तरह समझ सकते हैं। मतलब जो सपोर्टिंग, उसके अलावा जो मेन फंक्शंस के अलावा जो सपोर्टिव सर्विसेज हमें मिल रही हैं, उनको भी हम एंसिलरी सर्विसेज में डाल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि एंसिलरी सर्विसेज हैं क्या। अब समझेंगे एक एक करके सारे टॉपिक्स। सबसे पहले हमारा सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स देता है। सबसे पहला हमारा है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। मतलब एक तरीके का कस्टडी क्या होता है? किसी को कस्टडी में ले लेना, बोलते थे कस्टडी में ले लेना, इस तरीके का सुना होगा। कस्टडी मतलब सेफ, एक जगह पे हमने उसको कस्टडी में रखा है, अपनी निगरानी में रखा है। ठीक है, कस्टडी में रखा, निगरानी में रखा है। तो इस तरीके से बैंक जो है वो वैल्यूएबल जो आइटम्स होते हैं हमारे, उसके लिए सेफ कस्टडी प्रोवाइड करता है। सो बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल टू द पब्लिक। ठीक है, वैल्यूएबल चीजों के लिए एक सेफ कस्टडी प्रोवाइड करता है, एक निगरानी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखते हैं उस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेलमेंट। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द delivering goods by one party to another to be held in trust for a specific purpose and return when the purpose is over। ठीक है, बेलमेंट ये है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आसान भाषा में समझाती हूँ। सो बेलमेंट बेसिकली क्या है? आपने बैंक के पास, जैसे आपने बैंक के पास अपनी कोई चीज रख दी है। ठीक है, अपनी चीज रख दी है और स्पेसिफिक का मतलब टाइम के बाद आप उसको वापस वहां से उठा लोगे। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ में नहीं आए और अच्छे से समझते हैं। इसमें दो टर्म्स आ जाते हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेली।
एक होता है बेलर, एक होता है बेली। तो बेलर बेली को समझते हैं। बेलर क्या है? बेली, बेलर, बेलर जो है BAILOR, बेलर इज बेसिकली द पार्टी दैट डिलीवर्स द गुड्स टू अनदर। ठीक है, ये जो है वो उसको रखने को दे रहा है। लाइक एक पर्सन हो, आप कस्टमर हो तो आप बेलर हो गए। ठीक है, हम इस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे। आप कस्टमर हो तो आप बेलर हो गए, और किसके पास रख रहे हैं हम? किसकी बात हो रही है? बैंक की बात हो रही है। बैंक के पास रख रहे हैं तो बैंक हमारा हो गया बेली, उसके पास रखा जा रहा है। बेली इज द पार्टी टू हुम द सेम इज डिलीवर्ड, जिसके पास रखा गया। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हेन अ कस्टमर गिव अ सील्ड बॉक्स टू द बैंक फॉर सेल, फॉर सेफ, रखने के लिए दे दिया, एक बॉक्स दे दिया हमारे कस्टमर ने बैंक को। कीपिंग द कस्टमर बिकम द बेलर एंड द बैंक बिकम द बेली। ठीक है, इसमें बैंक जो था वो बेली बन गया क्योंकि उसने सामान रखा, और जिसने दिया वो था हमारा कस्टमर। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है बेलर और बेली वाला, सब रखने वाला, इसको बेलमेंट बोला जाता है। दैट्स इट, यही था। अब फिर से चलते हैं और समझते हैं बेलमेंट क्या था। अब समझ में आएगा आपको। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरिंग गुड्स बाय वन पार्टी, एक पार्टी ने डिलीवर किया गुड्स वहां पर। ठीक है, टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या था इसमें? इसमें स्पेसिफिक पर्पस क्या है? सेफ्टी ऑफ दैट थिंग, उस चीज की सेफ्टी। ठीक है, एंड रिटर्न व्हेन द पर्पस इज ओवर, जब लगा कि हाँ अब और ज्यादा सेफ्टी की जरूरत नहीं है, और ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, वापस ले लो, या आपको जरूरत पड़ गई उसको इस्तेमाल करने की तो वापस निकाल लो। ठीक है, ये था। अब इसको एक और चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन 148 में आया। ठीक है, ये बेलर, बेली, बेलमेंट, ये डायरेक्टली हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सो यू हैव टू नो द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशंस। ठीक है, और अगर बेलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से सेक्शन में आए, ये भी एक एमसीक्यू बन के आ सकता है। तो आपको याद रखना है सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है सेक्शन 148 में। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा दी हूँ पहले ही। सो आई रीड इट वंस फॉर यू। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise dispose of according to the directions of the persons delivering them। जिसने रखा है उसके इंस्ट्रक्शन पे उसको मतलब डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फिर वापस कर देंगे। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, पहले बता दिया मैंने ये चीज। एंड द पर्सन टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड, whom जिसके पास जा रहे हैं, वो हो गया हमारा बेली। ओके, एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसमें से एक दो एमसीक्यूज डेफिनेटली आएंगे। ओके, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ बेली। अब बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसमें? बेलर को क्या वहां पे रखना है, सेफ्टी चाहिए उसको। ठीक है, और बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेली कौन है? हमारा बैंक की बात हो रही है, बैंक है इस चैप्टर में। तो हमारा बेली सिर्फ हमारा बैंक ही है। तो बेली की क्या लाइबिलिटीज हो गई, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आ गई, लाइबिलिटी क्या रह गई? ठीक है, तो लाइबिलिटीज ऑफ द बेलीज आर एज पर सेक्शन 148। 148 में ही बेलमेंट बताया गया है, उसी में बेली की भी हमारी लाइबिलिटीज बताई गई हैं। सो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये आ जाता है। एक्ट भी आप पूछ सकते हैं, सेक्शन भी पूछ सकते हैं। सो इनको याद कर लीजिएगा। द बैंक बिकम द कस्टोडियन, कस्टोडियन बन गया, जिसने उसको रखा वो कस्टोडियन हो गया, उसको रखने वाला। एंड बेली इज लाइबल फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू द बेलर, अगर कोई भी नुकसान होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बैंक, बेली। ठीक है, बैंक हमारा इसमें बेली है, तो बेली रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारा, कोई भी नेग्लेजेंस होगा, कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, कोई भी उसमें कुछ भी कम, कोई भी शिकायत हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? बैंक की रहेगी। ठीक है, और सेक्शन 164 में बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही, द बेली हैज टू टेक एज मच एज केयर ऑफ सच गुड्स एज एन ऑर्डिनरी प्रोडेंट मैन विल टेक, मतलब जित उसको उतना ही ध्यान रखना होगा जितना कोई आम इंसान अपनी चीजों के लिए रखता है। ठीक है, ये सेक्शन हमारे 164 में बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के।
ओके, ये तो हो गया हमारे बेलर बेली रिलेशनशिप हो गया, बेलमेंट हो गया हमारा, एंड ये हमारा सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स में आ जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लॉकर ऑपरेशन। सेकंड जो हमारे को जो एंसिलरी सर्विस जो बैंक प्रोवाइड करता है वो होते हैं लॉकर्स। तो लॉकर्स का क्या रहता है, बेसिकली जो हमारी सेफ डिपॉजिट होती है, वॉल्ट्स बोला जाता है। जो वो लॉकर्स होते हैं ना जो बैंक में, उनको वॉल्ट्स बोला जाता है, VAULTS, वॉल्ट्स। एंड बैंक लॉकर्स भी बोला जाता है। सो बेसिकली बैंक क्या करता है, थोड़ा कुछ रेंट लेता है उसको लॉकर्स, कस्टमर्स को लॉकर प्रोवाइड करने के लिए। सो बेसिकली एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या क्या होता है। बैंक लॉकर क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? हम घर में अगर हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी है या कोई प्रीशियस अमाउंट, प्रीशियस चीज़ें हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हमारा स्टॉक्स हो सकते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है। तो उसको घर में रखना इट्स लाइक लिटिल अनसेफ, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी नहीं होती। लेकिन जो बैंक होते हैं उनको मोस्ट सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है। और जो वॉल्ट्स होते हैं, वॉल्ट्स या जो लॉकर होते हैं, लॉकर रूम होते हैं बैंक के, उनको सेफेस्ट माना जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे रखना प्रेफर करते हैं लोग। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो लॉकर की लॉकर ऑपरेशन या लॉकर फैसिलिटी लेते हैं। सो बेसिकली क्या है, नीड फॉर लॉकर क्यों है? मैंने आपको अभी बताया कि घर में अगर हम रखते हैं तो इतनी सेफ्टी नहीं रहती है, या कंपनी में हम रखते हैं तो इतनी सेफ्टी नहीं होती, लेकिन बैंक को बहुत सेफ माना जाता है, इसीलिए वहां पे रखते हैं। सो नीड फॉर लॉकर ये हो गया। नेक्स्ट है पर्सन हु कैन अवेल द बैंक लॉकर फैसिलिटी। किन को मिल सकती है? सबको नहीं मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि जो कस्टमर है वो बैंक का होना चाहिए, लाइक बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए। सेकेंडली उसके अकाउंट में कम से कम 3 साल या 1 साल, जैसे बैंक अलग अलग बैंकों में अलग अलग रूल्स होते हैं, उतना अमाउंट होना चाहिए। और जो लॉकर लेने के लिए पहले से ही पैसे जमा कराने पड़ते हैं, मतलब बैंक फी चार्ज करता है लॉकर देने के लिए, ऐसे ही नहीं देता है। सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ चार्ज भी करेगा। तो वो फीस चार्ज करता है लॉकर रूम देने के लिए, सबको नहीं मिलता है। एक अच्छा अमाउंट चार्ज करता है बैंक उसके लिए। सो नेक्स्ट हमारा है कस्टमर बैंक रिलेशनशिप। कस्टमर बैंक रिलेशनशिप में क्या है कि बैंक को नहीं पता होगा कि आपके लॉकर के अंदर क्या पड़ा है। सो अगर वहां से कुछ मिसिंग होता है, कुछ होता है, तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बैंक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर कोई मिस हो गया, आप ही की मिस्टेक हो सकती है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए है। बैंक लॉकर चार्जेस। बैंक लॉकर चार्जेस बेसिकली वेराई करते हैं। एक अगर आपका जो बैंक लॉकर है वो एक मेन सिटी में है, एक बड़ी ब्रांच में है, तो आपके जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट बैंक में है और किसी फॉरेन बैंक में है तो वो भी चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी पीछे की जगह पे है, कहीं अंदर, मतलब नॉट वेरी बिग सिटीज, तो फिर वो उसके चार्जेस कम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस फॉर हायरिंग बैंक लॉकर्स। क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से मिलेगा? सो बेसिकली आपका अकाउंट होना चाहिए पहले बैंक में, और आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, और जो फीस रहेगी बैंक लॉकर लेने के लिए वो आपको पहले से ही जमा करानी पड़ेगी, तब आपको लॉकर मिलेगा। ओके, लास्ट में हमें एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें बैंक के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर आपको वो फॉर्म का फॉर्मेट देखना है तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे जो मैं आज पढ़ाऊंगी उसका लिंक मैं दे दूंगी। उसके जो नोट्स हैं वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं मेरे ब्लॉग पे। तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, इसमें से थोड़ा बहुत आ सकता है। सो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कुछ लॉकर्स के ऊपर। लॉकर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, बिकॉज लॉकर्स बैंक में है तो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, और इन सब की गाइडलाइंस कौन बनाता है? आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सो बेसिकली पहला है हमारा अलॉटमेंट्स ऑफ लॉकर। अलॉटमेंट्स क्या होते हैं, किस किस को मिलेंगे, किसको अलॉट होंगे। सो बेसिकली किन को मिलते हैं, बेसिकली उन, मतलब जैसे सबको तो लॉकर नहीं मिल सकते, लाइक कस्टमर्स, कितने सारे कस्टमर्स हो जाते हैं एक बैंक में,
सबको लॉकर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक लिमिटेड लॉकर्स होते हैं एक बैंक में। तो फिर क्या होता है, बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अगर हर किसी के पास फिक्स डिपॉजिट है उसे लॉकर दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना है, पार्शियल नहीं होना है। ठीक है, बेसिकली लॉकर्स जो होते हैं वो हमारे को मतलब हिसाब से देने हैं, और जो सारे कस्टमर्स की जो एप्लीकेशन आएगी उसको अक्नॉलेज करना है और उनको एक वेट लिस्ट नंबर देना है। तो लॉकर्स के लिए वेट लिस्ट भी होती है, और सभी की जो एप्लीकेशन है वो देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो लॉकर की वो है अलॉटमेंट होती है। तो जिसको मिल जाता है उसको अलॉट हो जाता है, और जो रह जाता है वो हमारा वेटिंग लिस्ट में होता है। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस बेसिकली क्या है? ओके, नेक्स्ट है हमारा ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस बेसिकली होता क्या है? ड्यू डिलिजेंस मीन्स है हमारे जो है बेसिकली सावधानियां, जो सावधानियां बैंक को करनी चाहिए लॉकर अलॉट करते वक्त। सो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी जो लॉकर्स में काफी ज्यादा ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क की होती हैं, लाइक लोग पिस्टल रख देते हैं, गन्स रख देते हैं, तो ये हाई रिस्क की हो जाती है। तो इन इसमें ड्यू डिलिजेंस दोनों को रखना होगा, कस्टमर्स को भी और हमारे बैंक को भी। सो बेसिकली क्या किया जाता है इसके लिए, एटलीस्ट टू द लेवल प्रिस्क्राइब फॉर द कस्टमर क्लासिफाइड एज मीडियम रिस्क। बेसिकली जो मीडियम क्लासिफाई किए गए मीडियम रिस्क हाई रिस्क, तो बेसिकली उसमें जो चीज़ें रखी जाए वो मीडियम रिस्क की रखी जाए, जो बैंक में रखी जाए, ज़्यादा हाई रिस्क की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर हाई रिस्क की चीज़ें हैं तो उसको केवाईसी करानी होगी कस्टमर को, और बताना होगा कि ये हाई रिस्क की चीज़ें हैं इस वाले लॉकर में। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो हाई रिस्क की होती है, पहले हाई रिस्क का समझते हैं फिर मीडियम रिस्क का समझेंगे। हाई रिस्क के जो मतलब सब हाई रिस्क की जो हमारी कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि हर साल, एवरी ईयर, ध्यान रखना हाई रिस्क में एवरी ईयर जो हमारा कस्टमर है उसको आके अपना लॉकर एक बार तो खोल के देखना होगा, ऑपरेट करना होगा। ठीक है, हर साल एक बार आना होगा। ठीक है, मीडियम रिस्क, जो मीडियम रिस्क वाला है उसको 2 साल में एक बार आना होगा। अगर वो नहीं आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा, बैंक उससे कांटेक्ट करेगा कि आप आओ और देखो। अगर वो तब भी नहीं आ रहा है तो फिर उसको बोला जाएगा या तो फिर आप आके लॉकर खोलिए, या फिर अपना लॉकर सरेंडर कर दीजिए, बैंक को दे दीजिए। अगर नहीं खोलना है आपको, ऑपरेट नहीं करना है, तो सरेंडर कर दीजिए बैंक को। अगर तब भी नहीं आ पा रहा है, कहीं फॉरेन वॉरेन में है, कहीं है, नहीं आ सकता लॉकर खोलने, तो वो रिटर्न में दे बैंक को कि मैं क्यों नहीं आ सकता, तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें थी। एंड लास्ट जो है ड्यू डिलिजेंस, मतलब सावधानी क्या लेनी। अगर कोई लॉकर है वो खुला नहीं, ऑपरेट नहीं हुआ बहुत टाइम से, उन्होंने कांटेक्ट भी किया तभी कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर बैंक अपने लीगल एडवाइजर से एडवाइस लेके उस लॉकर को ब्रेक कर सकता है, या फिर उसका जो स्टॉक है वो ले सकता है बैंक अपने यूज के लिए। काफी टाइम, अगर एक पॉलिसीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लॉकर के लिए, अगर वो फॉलो नहीं हुए तो फिर बैंक उन चीजों को ले लेगा। ओके, लास्ट नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ लॉकर कॉन्ट्रैक्ट। लॉकर कॉन्ट्रैक्ट का तब एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। ठीक है, आप बैंक हो कस्टमर और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें सारी चीजें मतलब भरी होती है, और नीचे TNC छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें दे रखी होती है। उसमें बताया जाता है क्या होगा अगर ऐसा होता है, सिचुएशन होती है। तो थोड़ी थोड़ी सिचुएशन मैंने आपको ऊपर बताई, और भी सिचुएशंस रहती हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो फिर बेसिकली जो अगर लॉस हो जाता है, और बेसिकली कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपना वही कॉन्ट्रैक्ट
अंदर ही लॉकर के अंदर रख जाते हैं और फिर वो लॉस हो जाता है या किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकते अपने लॉकर को। अगर कुछ लॉस होता है आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर कोई लॉस होता है तो फिर वो बैंक से किस तरीके से क्लेम करेंगे अगर उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को संभाल के रखने की। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया तो आप अपने लॉकर पे क्लेम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे फिर से। नॉमिनेशन फैसिलिटी, बेसिकली आप नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बैंक लॉकर में। अगर आपका बैंक लॉकर है आप किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर दीजिए। अगर आपकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है तो वो आपकी जगह उसको ऑपरेट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑफ बैंक लॉकर्स। ऑपरेशंस ऑफ बैंक लॉकर में बेसिकली हम समझेंगे कि लॉकर्स में क्या क्या फैसिलिटी रहती है, किस तरीके का ऑपरेशन होता है, किस तरीके से काम करता है। सो बेसिकली लॉकर जो होता है बैंक लॉकर, उसमें दो कीज होती हैं। ठीक है, बैंक लॉकर कहाँ होता है, एक रूम होता है पूरा, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। जैसे लॉकर रूम जिसे हम बोलते हैं, वैसे ही बैंक लॉकर भी लॉकर ही होते हैं। सो बेसिकली उसकी दो कीज होती है, एक की रहती है हमारे कस्टमर के पास और एक की रहती है हमारे बैंक के पास। सो ऐसे दो कीज हो गई, तो एक उनके पास, एक बैंक के पास है। सो बेसिकली उसके बाद हमारा रहेगा जो जो कस्टमर होता है उसको लेजी भी कहा जाता है। लेजी नहीं, लेजी एमसीक्यू में आ सकते हैं, LESSEE। सो ये हमारा लेजी हमारा बैंक होता है, कस्टमर होता है, सॉरी, कस्टमर को लेजी भी कहा जाता है। और बेसिकली उसको आके टाइम टू टाइम, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम टू टाइम आके विजिट करना होता है। सो बेसिकली उनको आके साइन करना होगा रजिस्टर में और अपनी बताना होगा कि मैं आके विजिट करा। सो बैंक का क्या काम रहेगा, बैंक उसके सिग्नेचर को चेक करेगा। हो सकता है कोई और ही आ गया, उसने आके सिग्नेचर फॉर्ज कर रहे हैं, मतलब झूठे सिग्नेचर कर रहा है। सो बेसिकली बैंक अपने रिकॉर्ड्स में से उन साइन को मैच करेगा कि हाँ भाई वो यही पर्सन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैंक जो बैंक ऑफिसर है वो उसको लॉकर रूम में ले जाएगा, वो उसको खोल के देखेगा अपने लॉकर को। और फिर बेसिकली जो लॉकर को खोल के देखेगा, जो लेजी है मतलब जो कस्टमर है, वो अपनी चाबी से खोल के देखेगा। और लॉकर रूम की जो चाबी होती है वो बैंक ऑफिसर के पास होती है और लॉकर की चाबी उस पर्सन के पास होती है। वो देखेगा अपना लॉकर और वंस द लॉकर इज ओपन, द बैंक ऑफिसर विल लीव द लॉकर रूम एंड द लेजी विल डिपॉजिट एंड विड्रॉ वैल्यूएबल ही वांट्स। लाइक ऑफिसर वहां से चला जाता है, आप वहां पे खड़े होके अपना लॉकर देख सकते हैं, वो ऐसा नहीं आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, वंस ही कंप्लीटेड इट्स ट्रांजेक्शन ही क्लोज द लॉकर डोर एंड लॉक्स द लॉकर्स। उसके बाद लॉकर है वो क्लोज हो जाएगा और लॉकर रूम भी क्लोज हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा विद हिज कीज ओनली। द लॉकर ऑपरेशन में वेराई फ्रॉम बैंक टू बैंक। लॉकर ऑपरेशन अलग तरीके से वेराई करता है, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग तरीके से होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे रेमिडेंस। रेमिडेंसेस में क्या आ जाता है हमारा, बेसिकली रेमिडेंस इट इज मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अ डिफरेंट बैंक। मतलब रेमिटेंस बेसिकली जो ट्रांसफर किया जाता है मनी को, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो वो दूसरी ब्रांच जो है वो सेम बैंक की भी हो सकती है, वो डिफरेंट बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तो मनी ट्रांसफर बेसिकली जो होता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। सो सो बेसिकली हमारे इसमें आ जाएंगे अलग अलग, देखो सब आ जाता है इसमें, पेपर बेस्ड हो जाता है, जैसे कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट जो हो गया, ये भी ट्रांसफर कर रहे हैं मनी को, दूसरे की ब्रांच में डाल रहे हैं, तो हमारा चेक भी हो गया और डिमांड ड्राफ्ट भी हो गया। आपका खुद का अकाउंट भी हो सकता है, ब्रांचेस में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ओके, एनएफटी, आरटीजीएस, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स हैं। कार्ड ट्रांसफर होते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी ट्रांसफर हो रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर। ओके, नेक्स्ट है देयर फ्यू लार्ज वैल्यूएबल सिस्टम। अगर बहुत ज्यादा वैल्यू है उसके लिए कौन से होते हैं, इंटरबैंक चेन क्लियरिंग सिस्टम, इसको बैंक क्लियरिंग भी कहा जाता है। हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग सिस्टम द हाई वैल्यू क्लियरिंग कहा जाता है।
कॉमन सिक्योरिटी क्लियरिंग सिस्टम, इसको जीसैक क्लियरिंग भी कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग सिस्टम, फॉरेक्स क्लियरिंग, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, ये सारे बिग अमाउंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें से एक जो है हमारा हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बाकी सारे जो मैंने आपको बाकी बताए ये सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं। सो ये एक एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। ओके, इंटर बैंक होते हैं और इंटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में भी किए जाते हैं। मतलब इंटर बैंक बेसिकली दूसरे बैंक से होंगे और दूसरी ब्रांच से होंगे, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक बेस भी हैं ये सारे के सारे। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो इंटर बैंक क्लियरिंग फंक्शंस हैं वो 7 जगह पे, ये एक एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटर बैंक क्लियरिंग फंक्शन होता है वो 7 जगह पे क्लियर होता है, मतलब 7 पॉइंट्स पे क्लियर होता है। और बेसिकली हाई वैल्यू क्लियरिंग सिस्टम जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये 15 जगह पे होता है। मतलब ये हाई क्लियरिंग है, ये बहुत हाई अमाउंट्स के लिए होता है बेसिकली, तो इसको बहुत जगह पे वेरीफाई किया जाता है। दोनों ही कौन मैनेज करता है? आरबीआई। ठीक है, मतलब इंटरबैंक क्लियरिंग भी और हाई वैल्यू क्लियरिंग सिस्टम भी हमारा आरबीआई ही मैनेज करता है। ठीक है, जी से क्लियरिंग सिस्टम और कॉमन सिक्योरिटीज वाला जो है और फॉरेक्स सिस्टम जो है, ये बेसिकली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइक फॉरेन ट्रांसफर जो हो रहा है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL क्लियर करता है। ये फुल फॉर्म में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन में भी, ये फॉर्म में भी आ सकता है। आरटीजीएस सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरटीजीएस भी रिजर्व बैंक ही करता है, जैसे कि हाई क्लियरिंग और इंटर फाइनेंशियल बैंक्स जो कर रहे थे रिजर्व बैंक से ही कर रहे थे। ऑल दीज डीम टू बी अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम, इनको SIPS बोला जाता है, इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम्स हैं। और therefore रिजर्व बैंक इन लाइन विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन रिगार्ड, और बाकी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यूज करते हैं बेसिकली, एक्सेप्ट हाई वैल्यू क्लियर्ड। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे आरटीजीएस क्या होता है बेसिकली। सो बेसिकली आरटीजीएस जो है वो हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, मतलब जल्दी से आपने पेमेंट किया, वो पेमेंट वहां पहुंच गया, रियल टाइम में पेमेंट हो जाता है। जब आपने पेमेंट किया तभी वो वहां पे पहुंच जाएगा। तो इस चार्ट को हम देखेंगे, कस्टमर ने पहले पैसे आरटीजीएस से ट्रांसफर किया, फिर वो रेमिडेंस, रेमिडेंस मतलब ट्रांसफर हुआ अमाउंट का, उसके बाद उसकी एंट्री हुई सीबीएस में, सीबीएस सिस्टम में, उसके बाद जो डाटा था वो ट्रांसफर किया गया इंट्राडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट में। इंट्राडे क्या है? उसी दिन की जो ट्रांजेक्शन्स हो रही इंट्राडे, दिन के अंदर, इंट्राडे। ठीक है, फिर वो जाएगा आरबीआई में, एफटीपी के डाटा में और आरटीजीएस सर्विसेज में। उसके बाद वो तभी की तभी कस्टमर के अकाउंट से जो बैंक है वो कंफर्मेशन लेगा और क्रेडिट कर देगा, आरटीजीएस हो जाएगा। ये था हमारा सिस्टम, एक फास्ट तरीके से किस तरीके से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं आरटीजीएस के सिस्टम से। ठीक है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, इसके जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं आरटीजीएस के, वो हमारे आरबीआई की बुक्स में जाते हैं बेसिकली, और ये इररिवोकेबल होते हैं, लाइक वापस नहीं आएगा। एक बार पैसा चला गया आरटीजीएस से तो ये इररिवोकेबल होते हैं हमारे बेसिकली जो इसका ट्रांसफर होता है वो भी रियल टाइम पे रहता है, उसी वक्त हो जाता है। आरटीजीएस का जो अमाउंट होता है वो 2 घंटे के अंदर, जो बेनिफिशियरी है जिसको ये अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है उसको 2 घंटे के अंदर पहुंच जाता है उसके अकाउंट में। इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो है 2 लाख, और मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं। लाइक मिनिमम अगर आपको आरटीजीएस करना है तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ओके, अब हम समझते हैं आरटीजीएस के लिए जो टाइमिंग लिमिट रहती है। बेसिकली मंडे टू फ्राइडे जो रहती है वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक, और संडे वाले दिन आप कर सकते हो 9 बजे से लेकर सैटरडे, संडे बंद होता है, सैटरडे को आप कर सकते हो
9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, हाफ डे। ओके, ये हमारा सेटलमेंट टाइमिंग्स है। R41 ट्रांजेक्शन्स में ये आ जाता है, और ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आरबीआई इसको मैनेज करता है। ओके, बेसिकली इसकी फीस क्या होती है? वैसे तो कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन 2 लाख तक कोई फीस नहीं लगेगी अगर 2 लाख तक का अमाउंट आरटीजीएस करना है। ठीक है, मिनिमम लिमिट 2 लाख होती है, 2 लाख करो नहीं लगी। लेकिन 2 लाख से अगर 5 लाख तक कर रहे हो तो फिर 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगेगा, और अगर 5 लाख से ज़्यादा कर रहे हो तो फिर 55 रुपये, 55 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लगता है फीस। वैसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है इनके अलावा। ओके, उसके बाद एक एसएमएस जाएगा जिसके अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है उसके पास, बिफोर क्रेडिटिंग इट, कि आपके अमाउंट, इतना अमाउंट कटा है और ये ट्रांजेक्शन हो रही है। और जो कस्टमर है उसको बैंक को आरटीजीएस करते वक्त क्या क्या देना होगा? अमाउंट बताना होता है, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, अपना अकाउंट नंबर बताना होता है, जिसको भेज रहे हो उसका नाम बताना होता है, और उसका ब्रांच भी बताना होता है, कहाँ पे भेज रहे हो, ब्रांच किस जगह पर है, कौन सा बैंक है। आईएफसी कोड नंबर बताना होता है, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कस्टमर, जिसको भेज रहे हो उसका नाम बताना होता है, उसका अकाउंट नंबर, कस्टमर जिसको भेज रहे हैं, बेनिफिशियरी मतलब जिसको मिल रहा है पैसा। ठीक है, कस्टमर हम हो गए कस्टमर, लेकिन हम किसी को ट्रांसफर करेंगे तो वो बेनिफिशियरी हो जाता है, तो बेनिफिशियरी का नाम बताना पड़ेगा, और सेंडर रिसीव इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्म करनी होगी। ओके, एनएफटी बेसिकली हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हमारा एनएफटी होता है। एनएफटी बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। इसमें एक टाइम पे आप 50,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हो। आप कितनी बार भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम लिमिट, लाइक एक टाइम लिमिट होती है उसके अंदर अंदर। ठीक है, सैटरडेज को हाफ डे होता है तो 1:30 बजे तक ही कर सकते हो। और जैसे कि हमारा आरटीजीएस था वो 9 बजे से स्टार्ट होता था, लेकिन जो हमारा एनएफटीज हैं वो हमारी 8 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे आईएफएससी। आईएफएससी कोड्स क्या होते हैं? अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप पासबुक देखिएगा अपनी, उस पर आईएफएससी कोड लिखा होगा। सो बेसिकली ये हमारा 11 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें 4 हमारे अल्फा करेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले अल्फा करेक्टर्स क्या है? जैसे अगर एसबीआई का तो उस पर आगे लिखा होगा एसबीआई, ठीक है, और कोई नंबर लिखा होता है NE, इस तरीके से। उसके बाद जो लास्ट करेक्टर्स होते हैं 6, वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, और 5th करेक्टर जो होता है वो 0 होता है। तो हो गए इस तरीके से 11 करेक्टर्स। सो अगर हमको एनएफटी करना है या फिर आरटीजीएस करना है तो हमको आईएफएससी कोड होना हमारे पास जरूरी है, जिससे पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच है। हर ब्रांच का, हर बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग होता है। नाम सेम हो सकता है, लाइक एसबीआई कमलानगर आगरा में भी हो सकती है, और एसबीआई कमलानगर दिल्ली में भी हो सकती है, लेकिन आईएफएससी कोड दोनों ब्रांचेस का अलग अलग होगा। आईएफएससी कोड होना जरूरी है। ओके, एनईएफटीज के हम चार्जेस समझ लेते हैं, जैसे हमने आरटीजीएस के चार्जेस समझे थे, इसमें भी हम इसके चार्जेस समझ लेते हैं। ओके, अगर आप बैंक में ही ट्रांसफर कर रहे हो, सेम बैंक में लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस में, तो फिर हमारे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आरटीजीएस में भी नहीं और एनईएफटीज में नहीं। लेकिन अगर बाहर के किसी और बैंक में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो बेसिकली हमारा लगेगा, ट्रांजेक्शन अगर 10,000 का है तो हमारा 2.5 लाइक 1.5 रुपया लगता है, प्लस सर्विस टैक्स। और अगर 10,000 से लेकर 1 लाख तक की आप कर रहे हो एनईएफटीज तो फिर सर्विस चार्ज लगेगा, और 5 रुपये लगते हैं ट्रांजेक्शन फीस। और अगर 1 लाख से 2 लाख तक कर रहे हो तो 15 रुपये लगता है, और सर्विस टैक्स लगता है। ये वेराई कर जाते हैं, अब ये भी वेराई चेंज हो सकते हैं, बट करंट अभी यही है। अगर 2 लाख से ऊपर है तो फिर हमारा 25 रुपये और सर्विस टैक्स लगेगा। ओके, ये सब चार्जेस कब डिसाइड हुए थे? ये हमारे हुए थे 1 जुलाई 2011 में। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, और 25 पैसा ईच पर ट्रांजेक्शन लगेगा क्लियरिंग हाउसेस का। और डेस्टिनेशन बैंकिंग भी जो है हमारे, वो सर्विस चार्ज
करेंगे। ओके, टाइमिंग समझ लेते हैं कब कब आप एनईएफटीज कर सकते हो। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है, आरटीजीएस 9 बजे से स्टार्ट होता है और ये 8 बजे से स्टार्ट होता है। वो 4:30 बंद हो जाता है और ये 7 बजे तक आप कर सकते हो, और सैटरडेज को वही 8 बजे से 1 बजे तक, और आरटीजीएस 9 बजे से 1:30 बजे तक। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा एनईएफटीज में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। सो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि किसी भी तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएंगे। 2 घंटे में ट्रांजेक्शन हो जाता है, जैसे आरटीजीएस में जाता था वैसे ही एनईएफटीज में भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं कि सीएफसीज क्या है। सीएफसीज इज लाइक, समझो जैसे कि कस्टमर केयर है। अगर आपका एनएफटी आपने ट्रांसफर किया और वो एनएफटी नहीं हुआ, पैसा कटा ही नहीं, या फिर कट गया, पहुंचा ही नहीं, तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? तो सीएफसीज को कांटेक्ट करोगे। सीएफसीज की फुल फॉर्म है हमारी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स। कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स, उस ब्रांच के हम वहाँ पे कॉल करेंगे और वो हमें बात करा देंगे कि भाई क्या क्या हुआ है, क्यों हमारा पैसा अटक गया है। और रिजर्व बैंक का भी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर होता है, वहाँ पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं भाई क्यों अकाउंट में अमाउंट कटा लेकिन पहुंचा नहीं, या फिर कटा ही नहीं, ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। सो वहां से हेल्प ली जा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है सीएफसी, वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ बेनिफिट्स ऑफ एनएफटीज। एनएफटीज क्यों करने चाहिए, क्या फायदा होता है? सो फर्स्ट हमारा है ये है, इसमें कोई फिजिकली जाने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। तो फिर जैसे कि चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो तो जाके जमा कराना पड़ता है या बेनिफिशियरी को देना पड़ता है, तब वो जमा कराएगा तो उसके अकाउंट में वो पैसा आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपने ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो ये एक एडवांटेज है, जल्दी हो जाएगा काम, जाना नहीं पड़ेगा किसी को भी फिजिकली वहां पर। तो इसमें आपको विजिट करने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रूमेंट संभाल के रखने की जरूरत, पेपर इंस्ट्रूमेंट संभालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई पेपर है ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो ये सारे फायदे रहते हैं। और इसमें कंफर्मेशन लिया जाता है बाय द एसएमएस से, बताया जाएगा कि आपके पैसे कट रहे हैं और या फिर पैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, और ये रियल टाइम में हो जाता है और ये काफी ज्यादा सिक्योर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो डिमांड ड्राफ्ट है ये हमारा सेक्शन A5A में है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं इसकी कुछ फीचर्स, देख लेते हैं। ये भी हमारे एनआई एक्ट में आ जाता है। और ये हमारा जो डिमांड ड्राफ्ट का फर्स्ट पॉइंट है वो है पेएबल ऑन डिमांड। डिमांड ड्राफ्ट में ही डिमांड आ रहा है तो ये कब पे किया जाता है? जब डिमांड होता है। डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी पेड टू इट्स बैरियर्स, लाइक बैरियर्स को पे नहीं किया जा सकता। और is a negotiable and feature are similar to that of bills of exchange। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह सेम होते हैं हमारे डिमांड ड्राफ्ट्स, और चेक की तरह नहीं। If a bank fails to honor the draft, the bank is liable and not the person who get it issued। ठीक है, पहले ही पैसे कट गए हैं पर्सन के, तभी तो उसने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है। तो अगर कैंसिल होता है डिमांड ड्राफ्ट तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन नहीं, कि उसने पैसे दे दिए। अगर रॉन्ग सिग्नेचर हो गए डिमांड ड्राफ्ट में तो बैंक लाइबल है उसके लिए, कस्टमर लाइबल नहीं रहेगा। तो एडवांटेज क्या रहते हैं बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट के? क्रॉस्ड ऑल्सो, हियर्स कैन नॉट बी एनकैश एट द काउंटर। उस काउंटर पे एनकैश नहीं होगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं डिमांड ड्राफ्ट, पैसे नहीं मिलेंगे, अकाउंट में ट्रांसफर होता है। काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, रिस्क शिफ्ट टू द बैंक, उस पर रिस्क नहीं आएगा क्योंकि वो पहले पैसे दे चुका है। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वहां तक पैसे पहुंचाने होंगे बैंक को। डिसऑनर ड्यू टू इंसुफिशिएंट फंड्स, इंसुफिशिएंट फंड की बात ही नहीं आती क्योंकि पहले ही पैसे कट गए हैं, तो इंसुफिशिएंट फंड की तो बात ही नहीं आने वाली। और ये सिक्योर इंस्ट्रूमेंट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक। जो मेन डिफरेंस है वो ये रहता है, जो चेक होते हैं वो अमाउंट बाद में कटता है। जैसे कि मैंने आपको बताया डीडी का अमाउंट तो हम पहले ही दे देते हैं और फिर हम डीडी बनवाते हैं। तो चेक का, अगर हमने चेक जमा कराया बैंक में और हमारे जो जिसके अकाउंट से हमें चेक चाहिए उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं, तो चेक आपका बाउंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
डीडी के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पैसे तो पहले ही कट चुके हैं, तो डीडी तो मिलेगा ही मिलेगा। सो ये तो हमारे डिफरेंसेस हो गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा फी बेस्ड सर्विसेज। फी बेस्ड सर्विसेज में हमारा बीजी है और एलसी है। बीजी स्टैंड्स फॉर इशूइंग बैंक गारंटी एंड नेक्स्ट है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, बैंक गारंटी क्या होता है? सो बेसिकली जो हमारा बैंक है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स होती हैं। सो वन होती है इंटरेस्ट इनकम या फिर फंड बेस्ड इनकम। इंटरेस्ट जो बैंक रेट इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं उस तरीके की इनकम होती है। किस पे? लोन्स पे जो इंटरेस्ट लेते हैं वो होती है इंटरेस्ट बेस्ड इनकम। दूसरी होती है नॉन इंटरेस्ट बेस्ड या फिर नॉन फंड बेस्ड इनकम्स। सो अब हम समझने वाले हैं जो बीजी है और एलसी है, बैंक गारंटी है और लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये हमारे आ जाते हैं नॉन फंड बेस्ड इनकम्स में। ठीक है, फी बेस्ड सर्विसेज में पहले हम समझें नॉन इंटरेस्ट इनकम्स जो होती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पहले सबसे पहले हमारी है बैंक गारंटी। सो बैंक गारंटी में बेसिकली क्या है कि आप जैसे बहुत ही लॉयल कस्टमर हो हमारे बैंक के, तो आप हमसे एक गारंटी एज एन गारंटी फॉर्म मांग सकते हो, और जिसमें क्या होगा, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो बैंक की लायबिलिटी हो जाएगी कि वो आपके बिहाफ में उसको पे करे। तो तब वो जो अमाउंट है आपके बिहाफ में बैंक ने दे दिया, लेकिन वो अमाउंट आप पे लोन बन गया एक तरीके का, तो आपको वो बैंक को विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा एक हमारा नॉन इंटरेस्ट इनकम या फिर नॉन फंड बेस्ड इनकम। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बैंक गारंटीज। कौन सी होती है? हमारी फाइनेंशियल गारंटी होती है, परफॉर्मेंस गारंटी होती है, हमारी एडवांस पेमेंट गारंटी होती है, पेमेंट गारंटी होती है। पेमेंट गारंटी को लोन गारंटी भी कहते हैं, बिड बॉन्ड गारंटी होती है और डेफर्ड पेमेंट गारंटीज होती हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? हमारी इम्पोर्टेंस क्या है? बैंक गारंटी की क्या इम्पोर्टेंस रहती है? सो ये क्रेडिटर की वर्थीनेस में ऐड कर देती है, असेसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाता है, कॉन्फिडेंस अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस की कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस रहता है, रिस्क रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी और बीजी में बैंक गारंटी में। सो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या था? लेटर ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि अगर किसी भी सेलर ने कोई सामान खरीदा, तो जब तक वो डिलीवर होगा उस तक, तो क्या होता है, बैंक के पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग रख लेते हैं, जिससे कि मतलब एज अ मतलब ये जब डिलीवर हो जाएगा माल तो फिर उसको पेमेंट मिल जाएगी, तो ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये बेसिकली इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स में ज़्यादातर यूज होता है एज अ गारंटी। ठीक है, बैंक गारंटी में क्या है, अगर पर्सन ने पैसे नहीं दिए तो उसकी जगह बैंक देगा और बाद में वो कस्टमर बैंक को दे देगा, तो ये हमारी बैंक गारंटी हो गई। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जो कि हो सकते हैं हमारे इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे बैंक के प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन वो किसी और थर्ड पार्टी मतलब तीसरी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की चीज़ों को बेच रहे हैं अपने बैंक में। इससे क्या होगा, उनको कमीशन मिलेगी उस थर्ड पार्टी से, तीसरे बंदे से, थर्ड पार्टी। ठीक है, तो इंश्योरेंस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सर्विस है हमारी क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे कि हमारे डेबिट कार्ड्स होते हैं उसमें भी हमारे चार्जेस कटते हैं हर साल, और क्रेडिट कार्ड्स में तो हमारा जितना अमाउंट कटता है उससे बढ़ के हमें पे करना पड़ता है बैंक को वापस, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स में बेसिकली पहले खर्च करो फिर पे करो, तो बाद में पे करो लेकिन इंटरेस्ट के साथ। सो बेसिकली बैंक को यहाँ पे फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे ब्रोकरेज एंड डीमेट सर्विसेज। ओके, समझते हैं कि ब्रोकरेजेस एंड डीमेट सर्विसेज होते क्या हैं। सबसे पहले समझिए ब्रोकरेज क्या होते हैं। सो जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक डीलर्स होते हैं, जो बैंक में जो हमारे लोग होते हैं उनको ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होती है, तो वो हेल्प करते हैं कस्टमर्स की टू बाय फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब पैसे पैसे वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय करने में हेल्प करते हैं, उसकी जगह एक फीस चार्ज करते हैं जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा डीमेट सर्विसेज। डीमेट सर्विसेज बेसिकली एक इफेक्टिव एंड फुली डेवलप्ड डिपॉजिटरी सिस्टम है। ये एसेंशियल है मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ मैच्योर कैपिटल मार्केट। लाइक एक डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिपॉजिट करके रखा जाता है, इसके थ्रू ही ट्रांजेक्शन्स हो पाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। सिक्योरिटीज खरीदनी है, मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह ये सब खरीदोगे तो फिर डीमेट अकाउंट जरूरी चाहिए होता है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ओके, दैट्स इट। ये था एक समराइज, एक तरीके से शॉर्ट में आपको समझा दिया गया है इस चैप्टर में क्या था। ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये सब बताई गई हैं इस चैप्टर में, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। और जो एमसीक्यू फॉर्म में जो पॉइंट्स आ सकते हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो डालूंगी। सो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ। सो एंड चैप्टर 2 चैप्टर 3 की भी वीडियो आने वाली है। सो डू सब्सक्राइब दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज। ओके, जो न्यू बैच है फॉर बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। अगर आपको रजिस्टर करना है फॉर ट्रम 2 तो आप अभी से रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज सीटें जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर आपको उसमें सीट चाहिए तो डू रजिस्टर योर सेल्फ एंड टेक द बेनिफिट ऑफ माई Zoom classes. Thank you for watching this video and have a wonderful day.